देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आईपीएस बनने के लिए स्पेशली कुछ आपको प्रिपेयर नहीं करना होता है। तो ओवरऑल अखबार पढ़ते रहें, अप टू डेट रहें और चीज़ों को जानते रहें, चीज़ों को जानकारी रखें और एक क्विक माइंड से, एनालिटिकल माइंड से उसको अप्रोच करें किसी भी सवाल को। फिर मेरी पोस्टिंग मथुरा में हुई, जो कि काफ़ी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और वीवीआईपी विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। ट्राई कि हम अलग वर्टिकल्स में पोस्टेड रहे हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से ना आए, और अच्छा ही रहता है मेरे ख्याल से। फैमिली के साथ रहो आप तो आपका मोटिवेशन भी सही रहता है, अच्छा रहता है, छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। अगर आप अलग अलग पोस्टेड होते तो आप हमेशा 2 या 3 महीने बाद छुट्टी के लिए पूछते हैं, तो इस मामले में हमें छुट्टी कम लेनी पड़ी है क्योंकि हमें फैमिली साथ है, तो कभी ज़्यादा छुट्टी लेने की वो नहीं पड़ती, तो काफ़ी अच्छा रहता है साथ रहने से। काफ़ी गौतम बुद्ध नगर में हमेशा रहता है कि कोई क्राइम हुआ तो उसको एकदम से बहुत ही तेज़ उसका रिएक्शन होता है, लोग अफेक्ट भी बहुत होते हैं। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है और काफ़ी उनसे विचारधारा भी मेरी काफ़ी उन लाइन के ऊपर ही रहती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काफ़ी मैं एसोसिएट करता हूँ अपने आप को। सिटी है तो उनका एक परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश के बारे में है वो नोएडा ही देता है। तो जैसा नोएडा अपना क्राइम में काम करेगा तभी यहाँ कमिश्नर बनाया गया, तो एक परसेप्शन यूपी का उनके थ्रू ही जाता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम में एक हमेशा फोकस रहा है, साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज हमारे लिए रहा है क्योंकि लोग काफ़ी कंप्यूटर्स, मोबाइल्स काफ़ी यूज़ करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ विशेष संवाद में और आईपीएस संवाद में आईपीएस अंकुर अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सर कैसे हैं सर? पहले अब आप दर्शकों को आप ये बताइए। बहुत अच्छे हैं और सही बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे हमारा नोएडा में पोस्टेड हैं और लगभग 5 साल हो गए हैं सर्विस में आए हुए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तक का सर सफ़र कैसा रहा है? मेरी शुरुआत सबसे पहले 2015 में मैं बिहार काडर में आईपीएस बना था। उसके बाद 16 में फिर दोबारा से एग्ज़ाम दिया था, तो उत्तर प्रदेश में मेरा आईपीएस में ही सिलेक्शन हुआ था। तो शुरुआत मेरी सहारनपुर से हुई थी, लगभग डेढ़ साल में सहारनपुर पोस्टेड रहा हूँ। तो वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे कम्युनली सेंसिटिव एरिया भी काफ़ी था, तो वहाँ भी काम करने का मौका मिला। फिर मेरी पोस्टिंग मथुरा में हुई, जो कि काफ़ी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और वीवीआईपी विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। वहाँ पे लगभग मैंने 6-7 महीने वहाँ गुजारे और फिर लगभग अब मुझे 2 साल नोएडा में तो हो गए हैं, जिसमें जो फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम्स, इन सब के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो सफ़र अच्छा रहा है, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस मिला है। तो हर एक पॉइंट से काफ़ी अच्छा लगता है कि जो कदम लिया आईपीएस में कॉर्पोरेट से आने का, उससे खुशी मिलती है और काफ़ी अच्छा लगता है। सर जैसे कि आप और आपकी पत्नी दोनों एक ही पोस्ट पर हैं, आईपीएस हैं और एक ही जिले में तैनात हैं जी, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग रहा है या कंफर्टेबल, और भी कंफर्टेबल हो गया आपके लिए? देखिए, हमारा जो भी शुरू से ही हमारे कमिश्नर साहब ने ये रखा था कि क्योंकि रूल भी ये रहता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो डीसीपी रैंक पे, मैं एडिशनल डीसीपी रैंक पे हूँ, तो वो रिपोर्टिंग मेरी डायरेक्टली उनके पास नहीं है। तो ये शुरू से ऐसा रहा है कि हम अलग वर्टिकल्स में पोस्टेड रहे हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से ना आए, और अच्छा ही रहता है मेरे ख्याल से। फैमिली के साथ रहो आप तो आपका मोटिवेशन भी सही रहता है, अच्छा रहता है, छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। अगर आप अलग अलग पोस्टेड होते तो आप हमेशा 2 या 3 महीने बाद छुट्टी के लिए पूछते हैं, तो इस मामले में हमें छुट्टी कम लेनी पड़ी है क्योंकि हमें फैमिली साथ है, तो कभी ज़्यादा छुट्टी लेने की वो नहीं पड़ती, तो काफ़ी अच्छा रहता है। साथ रहने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बचपन की दोस्ती प्यार में बदली, कितने समय तक चला ये सर? देखिए, दोस्ती शुरू में थी दोस्ती, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ लगभग 10th क्लास तक शुरुआत से नर्सरी से साथ पढ़े हैं। फिर क्योंकि उन्होंने अपना इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था और मेरा इंजीनियरिंग का था, तो हमारा 11th-12th में वो स्ट्रीम अलग हो गया, तो उन्होंने स्कूल भी चेंज कर लिया था। और फिर वो अपना बाहर पढ़ने के लिए यूएस चली गई थी और मैं यहाँ बिट्स पिलानी में 4 साल मैंने इंजीनियरिंग करी। तो हम टच में थे, फ़ोन पे टच में थे, पर एज अ फ्रेंड ही थे। फिर उनका चयन 2014 में आईपीएस में हुआ और मेरा 15 में पहले सबसे पहली बार हुआ। फिर दोबारा से बीच में 2-3 साल टच ख़त्म हो गया था क्योंकि सब अपने करियर में बिजी थे, हम भी तैयारी कर रहे थे। बट उसके बाद जब हम मिले तो सोच वैसी ही थी, सेम विचार थे और सेम ही सर्विस के बारे में जो हमारा एक विज़न था कि हमें कहाँ क्या करना है सर्विस में, तो हमें लगा कि ये परिवार भी उसमें संतुष्ट थे। तो ये हमने फिर निर्णय लिया कि हम शादी के विवाह इसमें शादी कर लेते हैं। अगर कोई आईपीएस बनना चाहता है तो आप उसको क्या, मतलब कैसे कोई ट्रिक देंगे या फिर अपनी कोई स्टोरी बताएंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आईपीएस बनने के लिए स्पेशली कुछ आपको प्रिपेयर नहीं करना होता है। अभी का जो यूपीएससी का नया ट्रेंड है, यूपीएससी ने भी काफ़ी अप टू डेट हो गया है। पेपर में काफ़ी आप देखेंगे तो कंपटीशन काफ़ी है, बट पेपर काफ़ी न्यू मतलब करंट अफेयर ओरिएंटेड
और काफ़ी जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो उसमें क्रैमिंग मतलब जो रट्टेबाजी है वो नहीं रहती है। आपकी नॉलेज, आपका जल्दी जल्दी पॉइंट्स में आंसर लिखना, तो वो रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि एक तो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग और एनालिटिकल किसी चीज़ को समझें आप, और यूपीएससी उसको इंटरव्यू में भी काफ़ी मैटर करता है वो, तो किस तरीके से आप आंसर देते हैं। तो ओवरऑल अखबार पढ़ते रहें, अप टू डेट रहें और चीज़ों को जानते रहें, चीज़ों को जानकारी रखें और एक क्विक माइंड से, एनालिटिकल माइंड से उसको अप्रोच करें किसी भी सवाल को। आप अमेरिका में रहे 2 साल, तो आप इंडिया में भी हैं, तो आप फिलहाल अगर दोनों को वो किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो ज़्यादा बेस्ट क्या है? नहीं, डेफिनेटली इंडिया ही है। मैं तो दोनों देख चुका था शुरू में, क्योंकि कॉर्पोरेट में इंजीनियर थे तो कंपनी की तरफ से ही मैंने, सिस्को की तरफ से ही मेरे को यूएस भेजा गया था। बट कुछ पारिवारिक कारण के कारण मेरी सिस्टर ऑलरेडी यूएस में थी, तो हम 2 ही सिबलिंग थे, तो घर वालों ने चाहा कि एक आदमी वापस आए, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं वापस आऊँगा। और यूपीएससी की चाह शुरू से थी। हमारे रूममेट भी आशुतोष गर्ग हैं जो कॉलेज में थे, और वो अभी भी हिमाचल में आईएएस हैं, कुल्लू मनाली के डीएम हैं, तो उनसे भी हमारे काफ़ी सोच मिलती थी और बात भी होती रहती थी। वो 2014 में आईएएस बन चुके थे, और फिर जब हमें ये चीज़ पता लगी और हमने भी निर्णय लिया कि हम भी ट्राई करेंगे इसके अंदर, तो अब काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ के जो ग्राउंड पे काम है उससे बड़ा कोई आपको मतलब लाइफ का जो इनरिचिंग एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट में शायद नहीं मिलता। ये ज़रूर है कि कॉर्पोरेट में आपको सैलरीज अच्छी रहती हैं और बाकी रहने के लिए आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ रहती हैं, बट यहाँ के अलग एक्सपीरियंस है, अलग लर्निंग है। कंट्री की कई चीज़ें मुझे यूपी में आके पता लगी हैं जो कभी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे प्रेरित हैं? सबसे ज़्यादा प्रेरित मैं अपने फादर से ही हूँ। मेरे फादर शुरू से ही काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हैं और वो स्टेट सर्विसेज में हरियाणा में थे, और उनसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, लाइफ का तजुर्बा, लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने हैं, तो उनसे काफ़ी प्रेरित हूँ मैं। जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो आप अपनी वाइफ के लिए सैल्यूट करते हैं, कैसा महसूस होता है? ऑफिशियली जब मैं होता हूँ उसमें तो पक्का सैल्यूट करता हूँ, जैसे उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है। तो क्योंकि वो मेरी ऑफिशियल उसमें कैपेसिटी में 1 साल मेरे से 2 साल सीनियर हैं, तो और बाकी घर में तो वैसे भी होम मिनिस्ट्री सबसे आगे रहती है, तो घर में भी तो वो आगे ही चलती है। जब आप कभी छुट्टी पे जाते भी हैं तो आपका चार्ज भी मैम ही संभालती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारा जो वर्टिकल है वो टोटली डिफरेंट है। वो महिला क्राइम पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है, और मेरा जो जोनल फील्ड के क्राइम्स हैं जैसे लूट वगैरह उन सब के और साइबर के ऊपर मेरा फोकस रहता है। तो मेरा चार्ज नहीं संभालती, पर ये ज़रूर है घर के अंदर जब मैं छुट्टी भी जाता हूँ तो अपने पेरेंट्स से कभी मिलने जाता हूँ तो वो ज़रूर घर को देखती हैं। अगला सर सवाल है सर, वर्तमान पुलिस के ढांचे में सुधार की क्या क्या संभावनाएं हैं जो शासन से अपेक्षित हैं? देखिए, काफ़ी प्रस्ताव जा भी चुके हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं, कोविड भी रहा है, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत कम आया है, बट ओवरऑल काफ़ी चीज़ें अब गवर्नमेंट कर भी रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूपी 112 आया, यूपी में उससे काफ़ी बड़ा रिस्पांस टाइम में हमारा फ़र्क पड़ा। साइबर के ऊपर अभी हमारे जो डीजीपी सर हैं उनके द्वारा एक बड़ा अच्छा कदम लेके साइबर में हर एक साइबर थाने के अंदर साइबर डेस्क के बारे में बात की जा रही है और ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं। तो काफ़ी अच्छा शासन की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव भी आ रहा है। ओवरऑल क्राइम यूपी में कम हुआ है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में यूपी में और क्राइम जो मतलब चीज़ें हैं साइबर की तरफ है, और भी जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं और महिला उत्पीड़न की तरफ भी जो है उसमें हर तरह में आपको कम नंबर्स में कम मिलेगा, और ग्राउंड के ऊपर भी आपको ये चीज़ विजिबल दिखेगी। अगला सर सवाल है, क्या कोई खास शासन या शासक पुलिस के कार्य को पूरी तरह प्रभावित करता है? देखिए, पुलिस का कार्य काफ़ी तो फील्ड पे रहता है, बट एक मोटिवेशन हमेशा सीनियर्स का बना रहता है हमारी तरफ, तो शासन की तरफ से भी, लखनऊ की तरफ से भी, और कई जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड होती हैं और उसमें बजट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साइबर में हम बता रहे हैं कि हमारे अभी डीजीपी सर द्वारा एक लगभग 10 से 15 हज़ार कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई गई। तो इसी एक लखनऊ की पहल से हमारे यहाँ पे जितने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको साइबर की ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो ये एक पहल जो लखनऊ से हुई उसका आपको ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश में और गौतम बुद्ध नगर में उसका बदलाव दिखेगा उसमें। अगला सर सवाल है सर, राजनीतिक गलियारों में यूपी पुलिस को ठोक देने वाला बल कहा जा रहा है, क्या जवाब है नहीं आपका? देखिए, ये ऐसा जो अपोजिशन पार्टीज द्वारा किया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में क्राइम ओवरऑल काफ़ी अच्छा उसमें वर्कआउट हुआ है, और पुलिस में मोटिवेशन लेवल्स भी हाई हैं, और पुलिस डरती नहीं है। आज के टाइम में आप देखेंगे क्या
पुलिस जब भी मुठभेड़ होती है या इनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस पे फायरिंग होती है, तो पुलिस के द्वारा भी इक्वल और मतलब कि अच्छा रिस्पांस दिया जाता है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि ट्रेनिंग्स बेटर हुई हैं, उनकी मोटिवेशंस, उनको सपोर्ट एक दिया गया है सीनियर अफसर द्वारा कि आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं ऑन द स्पॉट आप डिसीजन लीजिए और आपको पूरा उस डिसीजन में सपोर्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो चीज़ बनाई गई है, तो उसका मेरा मानना ये कि ओवरऑल क्राइम कम होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगला सर सवाल है सर, कहते हैं कि लोगों की चाह खत्म हो जाती है, लेकिन आप जिस मुकाम पर हैं, क्या आपके मन में भी आगे कुछ प्लान है? देखिए, एक मेरा ये मानना है कि चाह ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर पोस्ट की किसी को है, पर ये ज़रूर है कि अपना एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, अपनी लर्निंग्स बढ़ती रहें। हम कोशिश भी ये करते रहते हैं कि सीखने को बहुत कुछ है, और क्राइम का भी अब जो नए नए आप जैसे बिटकॉइन वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, नए नए तरीके से क्राइम हो रहा है, तो इसको लर्निंग करने की अपेक्षा में ज़रूर है कि हम इसको जल्दी समझें कि कैसे हो रहा है, और बाकी अपने सबॉर्डिनेट्स वगैरह को भी इसको उनको ट्रेन करें इसके अंदर, और चीज़ों को समझते हुए आगे ओवरऑल क्राइम में हेल्प करें। तो उस तरह का विजन हम जरूर रखते हैं, पर किसी पोस्ट के लिए हम कभी भी अपनी हमारी ऐसी अपेक्षा नहीं रहती है। आप यूपी में कई जगह रहे हैं, नोएडा बहुत ही संवेदनशील जिला रहा है, हमेशा रहता भी है, क्या अनुभव है यहाँ का बाकी जिलों से देखे हो यहाँ? देखिए, नोएडा एक बहुत ही फास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआर से सटा हुआ है, तो बाकी जैसे ज़िले में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे क्राइम जैसे होता था तो एकदम से उसकी सनसनी नहीं होती थी, पर यूपी जैसे गौतम बुद्ध नगर में हमेशा रहता है कि कोई क्राइम हुआ तो उसको एकदम से बहुत ही तेज़ उसका रिएक्शन होता है, लोग अफेक्ट भी बहुत होते हैं। यहाँ पे अन्य ज़िलों से आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे अलग स्टेट से भी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी कई साउथ से भी लोग आके बसे हैं, जैसे गौड़ सिटी है, तो उनका एक परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश के बारे में है वो नोएडा ही देता है। तो जैसा नोएडा अपना क्राइम में काम करेगा, तभी यहाँ कमिश्नर बनाया गया, तो एक परसेप्शन यूपी का उनके थ्रू ही जाता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम में एक हमेशा फोकस रहा है, साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज हमारे लिए रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी कंप्यूटर्स, मोबाइल्स काफ़ी यूज़ करते हैं, तो एक वो डिफरेंस है। और एक पॉपुलेशन में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन है, नीचे श्रमिक लेवल के ऊपर भी और वैसे भी जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उसके अंदर भी, तो उनके परसेप्शंस को और उनके लिए मोटिवेशन पुलिस की तरफ बना रहे, तो उसके लिए भी एक चैलेंज हमेशा रहता है हमारी तरफ से। मैंने संवेदनशील का जो वर्ड यूज़ कर इसलिए भी किया सर, क्योंकि यहाँ जो अपराधी है वो इधर दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ भागने में बहुत ही सक्रिय रहता है। अगर उसको कभी आप जब भी मैनेज करते हो, कैसे मतलब दिल्ली पुलिस क्या हेल्प करती है क्या? जी, ये कारण है क्या, दिल्ली सटा होने के कारण एक चैलेंज जरूर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लगभग आप मानिए दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 2-2.5 करोड़ है, तो अगर अपराधी वहाँ चला जाता है तो उसको ढूंढने में थोड़ा एक एफर्ट तो ज़रूर लगता है, पर हमारी कोऑर्डिनेशन पूरी रहती है डीसीपी लेवल पे भी और हमारे कमिश्नर सर द्वारा भी, उनके लेवल के ऊपर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर सर से बात होती रहती है। हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, बॉर्डर मीटिंग्स होती हैं, जो बॉर्डर थाने हैं हमारे जो दिल्ली से सटे हुए हैं, और उनसे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उनसे अपराधियों की लिस्ट शेयर की जाती है, उनसे इंटेलिजेंस शेयर की जाती है, और काफ़ी बड़े अभियान हमारे दोनों स्टेट के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं। अब तक का सबसे कोई खतरनाक अपराध रहा हो जो अभी भी यादगार रहा हो? सबसे ज़्यादा खतरनाक एक मर्डर था, यहीं बिसरख में डबल मर्डर हुआ था, तो उसमें एक जो एम्प्लॉई थे उनके द्वारा ही उनके जो मालिक और उनकी पत्नी को मार दिया गया था। काफ़ी सनसनी उसमें हुई थी, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर जहाँ पूरे सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद ऐसा किया गया था, तो उसमें तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदिन 12 आवर्स उसको अरेस्ट कर लिया था अपराधी को। तो ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए उस समय सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रैपिड फायर है सर, इसमें आपको एक शब्द में आपको जवाब देना है। अब तक के कार्यकाल में कोई एनकाउंटर किया है? इनकाउंटर में बहुत सारे इनकाउंटर्स में मैं मौजूद रहा हूँ, जो हमारे जब भी पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई है तो उसमें हम रहे हैं मौजूद, उसमें हम भी रहे हैं फील्ड में। एक सर सवाल और आया अभी ध्यान में, तो सर एनकाउंटर अपराधी का होता है, क्या वही लास्ट ऑप्शन होता है? क्या अपराधी को मौका दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इनकाउंटर कभी भी पुलिस, ये तो अपराधी को डिसाइड करना है कि लास्ट में जब पुलिस उसको अरेस्ट करने गई है या पुलिस ने चेकिंग कहीं पे लगा रखी है और पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है, तो क्या वो पुलिस पे फायर करे या अपने आप को पुलिस के सामने अरेस्ट करवा ले। पर ये ज़्यादातर अपराधी, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के कारण होने के कारण एनसीआर के यहाँ काफ़ी एक वो रहता है कि वो पुलिस पे फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी फायरिंग में पुलिस को हमेशा एक वो रहती है, पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है, तो उसमें पुलिस के द्वारा भी इंगेजमेंट होता है और पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की जाती है।
तो कोशिश यही रहती है कि उसको हम सेफली मतलब उसके मतलब कि ऐसे जहाँ भी गोली चले उसको इतनी ज़्यादा ऐसी जगह पे ना लगे जिससे उसकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेटनिंग हो, बट उसको हम उसको फायरिंग करने से रोक सकें और अपने पर्सनल को सेव कर सकें। रेड फायर आपके संघर्ष जीवन में अब तक का सबसे विशेष व्यक्ति जिसका नाम आप बताना चाहें? नहीं, किस लेवल के ऊपर? जैसे आपके अब तक के संघर्ष जीवन में कौन अब खास रहा है? जैसे मैंने बताया मेरे फादर साहब ही खास रहे हैं। ओके। हाँ, भविष्य में अगर आप पर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो आप क्या चाहेंगे कौन हीरो उसका रोल लेगा? कि आपकी जो कहानी है वो बहुत ही एकदम अजीब हो रही है। फिल्म बनती है तो मैं जरूर चाहूँगा साइबर में कोई बने, तो उसमें थोड़ा बहुत कोई हीरो अगर बन आए तो वो अच्छा रहेगा। आपकी ऐसी कोई इच्छा जो आप भविष्य में इस एसोसिएशन में रहकर करना चाहेंगे? बेसिकली मेरा तो यही मानना है कि साइबर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा ट्रेनिंग लेवल पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक अपना विशेष लर्निंग्स और ट्रेनिंग करवाऊँ, तो उसमें मेरा एफर्ट लग रहा है। किस हॉबी को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हॉबी में मेरी जो सबसे अच्छी हॉबी जो मैं मानता हूँ, मेरे को एक न्यूज़पेपर पे पढ़ने की काफ़ी वो है कि मैं मल्टीपल न्यूज़पेपर्स, लगभग 7 से 8 न्यूज़पेपर ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ। तो पर डे हाँ, उसको रोटेशन पे, जैसे फ्री गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो उसको ऑनलाइन में जो यूपीएससी की टाइम से आदत पड़ी हुई है, तो 7 से 8 न्यूज़पेपर आप जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये इंडियन एक्सप्रेस, इनको मैं ऑनलाइन ही अपने मोबाइल के थ्रू ही पढ़ लेता हूँ। तो ये कोई हॉबी मुझे अच्छी भी लगती है, लर्निंग्स भी काफ़ी रहती हैं और काफ़ी अप टू डेट भी रहने को मिलता है। आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर मेरे शुरू से संजय दत्त रहे हैं शुरुआत में, पर अब काफ़ी अभी शेरशाह मूवी आई थी तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी काफ़ी अच्छे लगे उसमें। और आप अब पुरानी बात की जाए, पॉलिटिशियन में कोई आपका कोई मोटिवेटर, कोई पॉलिटिक्स कोई रहा हो? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर पुराने टाइम में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है और काफ़ी उनसे विचारधारा भी मेरी काफ़ी उन लाइन के ऊपर ही रहती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काफ़ी मैं एसोसिएट करता हूँ अपने आप को। लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्पेशली अगर गौतम बुद्ध नगर के लोग देख रहे हैं तो उनको बदलाव तो दिख ही रहा होगा कमिश्नरेट आने के बाद और पुलिसिंग के अंदर, तो संदेश यही रहेगा मेरी तरफ से कि उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेसिफिकली गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार एक एफर्ट मार रही है कि क्राइम को, ओवरऑल क्राइम को कम किया जाए, और आने वाले टाइम में अब जो इलेक्शंस हैं और फेस्टिवल सीज़न है उसमें भी आपको हमारी ग्राउंड पुलिसिंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखेगी। इस विशेष बातचीत में हमारे साथ अंकुर अग्रवाल सर मौजूद थे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।